Good morning, everyone. I hope you all are fine and doing well. So today आज हम एक नया टॉपिक करेंगे लैंग्वेज का, व्याकरण का, जो है कि संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं और उसमें कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। जैसा कि हम चैप्टर ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। हमने जब चैप्टर संज्ञा का रीड किया था तो उसमें हमने बताया था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नेमिंग वर्ड्स हैं। अब वो नेम किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, और वो भावनाएं जो हम फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उनका भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो संजीव है या निर्जीव, यानी कि ऐसी चीज़ें जो या तो हम कहें कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, हर एक चीज़ का नाम ज़रूर होता है और वो जो नाम है वही हमारा संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में ही लिखी जाती है। अब व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल्स जैसे कि किसी देश का नाम, भारत को अगर हम लिखेंगे तो हम उसको भारतों तो नहीं बता सकते, एक ही नाम लेंगे, भारत। किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम, सचिन तेंदुलकर, वो भी एक ही वचन में आएगा। किसी शहर का नाम, दिल्ली, वो भी एक ही वचन है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। नदियों के नाम, गंगा, ताप्ती। त्योहारों के नाम, दिवाली, होली। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये सब जो हैं व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक के उदाहरण कौन से हैं? जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम, देश का नाम, शहर का नाम, दिन का नाम, त्योहारों के नाम, नदियों के नाम लेते हैं, इमारतों के नाम, खेलों के नाम, खेलों के जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब एक वचन है। तो व्यक्तिवाचक का जो प्रयोग है वो एक वचन के रूप में ही किया जाता है और ये सब उसके उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये व्यक्तिवाचक है। इसका सेकंड है हमारा जातिवाचक। अब जातिवाचक के हम उदाहरण करते हैं। जातिवाचक के उदाहरण में करते हैं हम प्रकृति से संबंधित। पहले तो ये जानना जरूरी है कि जातिवाचक क्या है। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा है जिसमें हमें किसी शब्दों के, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या संपूर्ण स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है। यानी कि जातिवाचक से हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक चीज़ का नहीं पता चलता, हमें उससे उसकी संपूर्ण जाति का पता चलता है। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जैसे कि प्रकृति से संबंधित। अब प्रकृति से संबंधित यानी कि पेड़, फल, अनाज, पहाड़, बगीचा, मैदान, नदी, सब्जी, वन आदि। अब प्रकृति से संबंधित ये कैसे हैं? देखिए, जैसे कि मैं ये बोलूं कि मुझे सब्जी खाना पसंद है। अब मुझे कौन सी सब्जी खाना पसंद है? मैंने नहीं बोला कि मुझे गोभी खाना पसंद है, मुझे भिंडी खाना पसंद है, मुझे गाजर खाना पसंद है। अगर मैं इन सब्जियों के नाम लेती तो वो मेरा व्यक्तिवाचक हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें पर्टिकुलर सब्जी का नाम लिया। लेकिन मैंने ये बोला कि मुझे सब्जी खाना पसंद है। मुझे कौन सी सब्जी खाना पसंद है मैंने नहीं बोला। तो इसीलिए जो सब्जी शब्द है वो सब्जियों की सारी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि सब्जी कोई भी हो सकती है। इसी तरह मैदान, मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ। कौन से मैदान में? फुटबॉल के मैदान में, हॉकी के मैदान में, कौन से मैदान में? कुछ भी मेंशन नहीं है। मैंने रास्ते में जाते हुए एक नदी देखी। कौन सी नदी देखी? ये भी नहीं बताया गया। तो नदी जो है वो सारी नदियों को रिप्रेजेंट कर रही है। मेरे घर के बाहर एक बगीचा है। कौन सा बगीचा है? नहीं बताया। लीची का है, अमरूद का है, आम का है। तो जब भी ऐसा कोई शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराए
यानी कि उस एक शब्द से उसकी पूरी जाति का पता चल जाए तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। अब इसके उदाहरण है प्रकृति संबंधी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्रकृति से संबंधित बगीचा, पहाड़, मैदान, वन, नदी। पशु पक्षी और प्राणी संबंधी। अब पशु पक्षी यानी कि मोर, बंदर, चिड़िया, शेर, खरगोश, कछुआ, घोड़ा, तितली, मक्खी। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये तो सब नेमिंग वर्ड्स हैं, तो ये तो व्यक्तिवाचक होने चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने मोर बोला। अब वो कैसा मोर है, मैंने उस मोर के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। मैंने बंदर बोला, अब बंदर वो फीमेल है, मेल है, कौन सा बंदर है, कैसा बंदर है, दिखने में कैसा है, वो मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो जब मैं किसी पशु पक्षी या प्राणी संबंधी ऐसी जाति के बारे में बताती हूँ जो उनकी संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी हमारा क्या है? जातिवाचक का उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा विविध विषय, यानी कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि जातिवाचक के उदाहरण बनते हैं। जैसे कि गांव, ठीक है, मैं अपने गांव जा रहा हूं। कौन से गांव जा रहा हूं? गांव का नाम नहीं लिखा। मुझे शहर का माहौल बेहतर लगता है। कौन से शहर का माहौल? नहीं बताया। विद्यालय, आज मेरे विद्यालय में प्रतियोगिता है। कौन से विद्यालय में? विद्यालय का नाम नहीं बताया। इमारत, मुझे इमारतें बहुत पसंद हैं। कौन सी इमारत? तो ये जो इमारत है, विद्यालय है, शहर है, ये गांव है, ये सभी शहरों, सभी गांव, सभी विद्यालयों और सभी इमारतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे जातिवाचक के उदाहरण हैं। मनुष्य संबंधी, जैसे शिक्षक, सैनिक, माता, पिता, चित्रकार, महिला। अब ये जो शब्द हैं ये भी क्या है? हमको पूरी जाति का बोध करवा रहे। अब मैं बोलूं कि शिक्षक, ठीक है, शिक्षक कौन सा शिक्षक? मेल शिक्षक है, फीमेल शिक्षक है, ठीक है, मैथ्स का शिक्षक है, साइंस का शिक्षक है, हिंदी का शिक्षक है, नहीं बताया। सैनिक, सैनिक कौन है? लड़का है, लड़की है, किस जगह पे सैनिक है, कुछ नहीं बताया। इसी तरह चित्रकार, पिता, माता, माता किसकी, पिता किसका। जब आप एक वर्ड को इस तरह से लिखते हो कि वो आपकी संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा जातिवाचक आता है। क्योंकि इन सभी में देखिए आप, इन सभी में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हमारा जातिवाचक है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, भाववाचक संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, संबंधी, यानी कि ममता, बुढ़ापा, दर्द, सुख, वीरता, खुशी, गुस्सा। अब भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें आप देख व छू नहीं सकते, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञाएं हमारी वो संज्ञाएं हैं जिन्हें हम देख व छू नहीं सकते, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब भाववाचक संज्ञाओं के भी कुछ उदाहरण हैं, ये देखिए। व्यक्ति, प्राणी, संबंधी। अब ये वो फीलिंग्स हैं जो एक व्यक्ति और एक प्राणी फील कर सकता है। ममता यानी कि माँ फील करती है। बुढ़ापा, जब आप एज्ड हो जाते हो, जब आप बूढ़े होने लगते हो तो आपको बुढ़ापे का एहसास होता है। जब आपको चोट लगती है तो चोट अगर पत्थर को लग जाए तो उसे तो दर्द नहीं होगा, उसे तो फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये दर्द का एहसास किसे होगा? किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी यानी कि किसी पशु या फिर पक्षी को। वीरता का एहसास, खुशी का एहसास, गुस्से का एहसास, ये सारे वो एहसास हैं जो व्यक्ति संबंधी हैं, जो प्राणियों से संबंधित हैं, जो सिर्फ लिविंग थिंग्स को फील होती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थान और प्रकृति संबंधित, जैसे कि लंबाई, गहराई, चौड़ाई, ये सारे क्या हैं? ये सब हमारे स्थान और प्रकृति संबंधित हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस पहाड़ की लंबाई नापना चाहता हूं, तो लंबाई वो क्या है? प्रकृति संबंधी है, क्योंकि पहाड़ जो हैं वो प्रकृति से संबंधित है, ठीक है। या मैं बोलूं कि इस भवन की गहराई कितनी है, तो वो जो भवन है वो एक स्थान है। कौन सा स्थान है वो मेंशन नहीं है, लेकिन वो कोई स्थान है या फिर प्रकृति से संबंधित है। तो ये भी क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इन्हें भी हम सिर्फ
फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। वस्तुओं संबंधी, अब ऐसी वस्तुएं जो खाने की भी हो सकती हैं, देखने की भी हो सकती हैं और इस्तेमाल करने की भी हो सकती हैं, जैसे कि खट्टास, दही खट्टा है, या फिर हम कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। लालिमा, सूरज की लालिमा देखने लायक है। सुगंध, फूलों की सुगंध मुझे बहुत पसंद है। मिठास, शहद में बहुत मिठास है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो वस्तुओं से संबंधित हैं और ये सब भी क्या हैं, भाववाचक के उदाहरण हैं। तो भाववाचक हमारा क्या है, जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। और जो इसके उदाहरण हैं वो व्यक्ति और प्राणी संबंधी हैं, स्थान और प्रकृति संबंधी हैं और वस्तुओं से भी संबंधित हैं। अब भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो तो व्यक्तियों से ही संबंधित हैं, या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या स्थान का नाम होगा, या वस्तु का नाम होगा। जातिवाचक ऐसा नाम होगा जो उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताएगा। लेकिन जो भाववाचक है, जो भावनाएं हैं हमारी, वो हमें अलग अलग चीज़ों से प्राप्त होती हैं, अलग अलग शब्दों से प्राप्त होती हैं। जैसे कि जातिवाचक, अब जो मानव शब्द है वो जातिवाचक है। मित्र भी जातिवाचक है, क्योंकि मित्र कौन है, लड़का है, लड़की है, किसका मित्र है नहीं पता। मानव, मानव कौन है नहीं पता। अब हम जब इस जातिवाचक को भाववाचक में बदलते हैं तो मानव का बनता है मानवता और मित्र का बनता है मित्रता। इसी तरह विशेषण से संबंधी भाववाचक संज्ञाएं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि ठंडा, चतुर। जब हम इन दोनों शब्दों को भाववाचक में बदलते हैं तो ठंडा का ठंडक, ठंडक को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। चतुर का चतुराई, अब मैं ये बोलूं कि वह व्यक्ति में बहुत चतुराई है या उसने इस समस्या का हल बहुत ही चतुराई से निकाला, तो चतुराई को मैं फील कर सकती हूँ, देख नहीं सकती। तो ये दोनों विशेषण थे, लेकिन इनको मैंने भाववाचक में परिवर्तित किया। इसी तरह क्रिया और सर्वनाम, क्रिया यानी कि रोना, थकना, खेलना, उठना, बैठना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को भी हम भाववाचक में बदल सकते हैं, जैसे कि रोना का रुलाई, थकना का थकान। तो ये वो शब्द हैं जो क्रिया से भाववाचक में परिवर्तित हुए हैं, क्योंकि इनको भी हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सर्वनाम से अपना, पराया, मेरा, तेरा, ये सब हमारे सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इनको भाववाचक में बदलती हूँ तो अपना का अपनापन, अपनापन यानी कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे देखकर आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जिन्हें देखकर आपको अपनापन फील होता है, वो होता है हमारा अपनापन। तो यहाँ पर अपना जो शब्द है वो सर्वनाम का है, लेकिन मैंने इसको भाववाचक में बदला तो ये बन गया अपनापन। इसी तरह स्वयं, स्वयं का मतलब भी अपने बारे में ही होता है, स्वयं के बारे में। उसको भी जब मैंने भाववाचक में बदला तो वो स्वत्व बन गया, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए, और ये किस प्रकार 4 शब्दों से बनी है, जातिवाचक से भी, विशेषण से भी, क्रिया से भी और सर्वनाम से भी, ठीक है। ये हम लाइन अभी कर चुके हैं। भाववाचक संज्ञाओं को देख व छू नहीं सकते, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। अब भाववाचक संज्ञाओं का आकार नहीं होता, जैसे कि सुख, दुख, ठंडा, ठीक है, वीरता, खुशी, गुस्सा, बुढ़ापा। अब इनको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, किलोज में, किलोग्राम्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में नहीं। तो जिन चीज़ों को हम नाप तोल नहीं सकते, जिनका कोई आकार भी नहीं होता और जिनकी कोई गणना भी नहीं होती, वो हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल भी किया था। मैं आपको इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल बताती हूँ। खुशी, ठीक है, पिताजी के आने से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुस्सा, गलत काम को देखकर माताजी को गुस्सा आ गया। तो ये दोनों जो हैं एक वचन में ही प्रयोग हुए हैं वाक्य। तो जो भाववाचक वाक्य संज्ञाएं होती हैं वो सदैव हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो फिर वो भाववाचक संज्ञाएं नहीं रहती, वो जातिवाचक बन जाती हैं। कैसे, ये देखिए।
अब यहाँ पर मैं बुराई शब्द ले रही हूँ जो कि हमारा भाववाचक है। बुराई को अगर मैं एक वचन में प्रयोग कर रही हूँ, अपने अंदर की बुराई को खत्म करो, ठीक है, तो ये हमारा एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा भाववाचक ही है। लेकिन अब इस बुराई शब्द को अगर मैं बहुवचन में प्रयोग करूं, बुराइयों से बचो, तो ये मेरा जातिवाचक बन जाएगा। जातिवाचक कैसे बन जाएगा? क्यों? क्योंकि बुराइयों से बचो। अब बुराइयां तो कई तरह की होती हैं, है ना। बुराई तो वो भी है कि आप झूठ बोलते हो, बुराई वो भी है कि आप चोरी करते हो, बुराई वो भी है कि आप कोई गलत काम करते हो, बुराई वो भी है जो आप झूठ बोलते हो। तो वो तो फिर बहुत सारी तरह की बुराइयां हो गई। कौन सी बुराइयां यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अगर हमने इस बुराई शब्द को एक वचन में प्रयोग किया तो ये भाववाचक है। यदि मैंने इसको बहुवचन में प्रयोग किया तो ये जातिवाचक बन जाएगा। समझ आई बेटा आपको? नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक की तरह होता है। कैसे होता है? देखिए, व्यक्तिवाचक वो होता है जो एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध कराता है। या तो किसी का नाम हो लाइक सचिन तेंदुलकर, कोई स्थान हो जैसे कि दिल्ली, कोई वस्तु हो जैसे कि गिलास, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। अब उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में कैसे होता है? जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ आपको, विभीषणों से बच सदैव सावधान रहना चाहिए। अब जो विभीषण है, अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक भी सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है, लेकिन जैसे ही मैंने इस व्यक्तिवाचक को बहुवचन में प्रयोग किया तो वो भी जातिवाचक में बदल गया, जैसा कि भाववाचक में हुआ था। अब अगर मैं ये बोलती कि विभीषण जो है, विभीषण ने अपने भाई को धोखा दिया, तो वो एक वचन में ही था। लेकिन जैसे ही मैंने इस विभीषण शब्द, इस व्यक्तिवाचक शब्द को बहुवचन में परिवर्तन किया, विभीषणों बनाया, तो ये जातिवाचक बन गया। अब ये कैसे हुआ जातिवाचक? विभीषण जो है वो एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन विभीषणों, जो विभीषण जी थे वो लंकापति यानी कि रावण के भाई थे, ठीक है। उन्होंने अपने भाई की बुराइयों को देखते हुए उसका साथ ना देके श्री राम का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो सच का साथ देना चाहते थे, रावण का साथ नहीं देना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये जो कुछ भी किया, चाहे तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगा। विभीषण की जो तुलना है वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं की जाती। हमेशा यही कहा जाता है कि विभीषण वो व्यक्ति है जिसने अपने सगे संबंधियों और अपने भाई को भी धोखा दिया, ठीक है। तो यानी कि वो व्यक्ति जो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही घर वालों को धोखा देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि सपोज हम देखते हैं कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया, यानी कि एक घर में दो भाई थे और एक भाई ने दूसरे भाई से जायदाद के लिए लड़ाई कर ली और धोखे से सब कुछ छीन लिया, या फिर एक भाई ने अपने ही भाई की बुराई करके या उसी के काम का नुकसान करके किसी तीसरे के साथ हाथ मिला लिया हो। तो लोग क्या कहते हैं उसको? वो कहते हैं ना कि ये तो विभीषण निकला। तो विभीषण का जो नाम है वो हमेशा बुरे व्यक्ति के रूप में ही गणना की जा रही है उसकी। क्यों? क्योंकि बेशक उसने सच्चाई का साथ दिया, लेकिन उसने अपने कुल का, अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों से धोखा किया। उसने उनका साथ ना देकर श्री राम का साथ दिया, तो इसीलिए विभीषण को धोखेबाज की एक उपमा दी जाती है। तो जब भी हम किसी भी गलत व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं तो हम कई बार ये कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल विभीषण जैसा है। तो इसीलिए यहाँ पर जब विभीषणों का प्रयोग हुआ, इसका मतलब हर वो व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है, जो अपने ही घर में गलत काम कर रहा है, या फिर अपने ही भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता से दगा कर रहा है, उनसे क्या कहते हैं, कोई गलत काम कर रहा है, उनसे झूठ बोल रहा है और दूसरों का साथ दे रहा है, तो ये वो विभीषण उन सब व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है। ये उस एक विभीषण के लिए प्रयोग नहीं हुआ जो रावण का भाई है। ये उन सभी विभीषणों के लिए प्रयोग हुआ है जो अपने ही भाई बहन को और अपने ही माता पिता को धोखा देकर दूसरे व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बना रहे हैं। तो इसीलिए जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग मैंने एक वचन में किया तो वो व्यक्तिवाचक था। जब मैंने इस व्यक्तिवाचक का प्रयोग बहुवचन में कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? जातिवाचक। अब ये जो विभीषणों है ये उन सभी व्यक्तियों को, उस सभी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है जो धोखेबाज है, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग।
अब जातिवाचक तो वो होता है जो संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है, और व्यक्तिवाचक वो होता है जो किसी एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक रूप में आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी तो कोई भी हो सकते हैं। अगर हम जातिवाचक की नजरिए से देखें तो पंडित जी कोई भी हो सकते हैं, है ना। पंडित जी मतलब कि किसी भी मंदिर के पंडित हो सकते हैं, किसी भी शहर के पंडित हो सकते हैं, उस पंडित का कोई नाम भी हो सकता है। तो हमें उस पंडित के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम इसको जातिवाचक लेते। लेकिन आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हें पंडित जी भी कहा जाता था? तो वो थे हमारे पंडित जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर जो पंडित जी हैं वो जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यहां पर हमें उस पंडित जी का नाम पता है, जो कि इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें पंडित जी कहा जाता था वो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नेमिंग वर्ड है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक बन गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे जो मेन थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके दो और भेद भी हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, ये हिंदी में संज्ञा के अंदर भेदों में काउंट नहीं होते। आप कभी भी देखिए, संज्ञा के तीन ही भेद दिखाए जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन जब इस संज्ञा को हम इंग्लिश में करते हैं, एज अ नाउन करते हैं, तो उसमें दो और जो हैं उसके पॉइंट्स ऐड होते हैं। द्रव्यवाचक यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं आपके, और समूहवाचक यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के संपर्क के प्रभाव से हिंदी में भी संज्ञा के दो और भेदों को स्वीकार कर लिया गया है। एक है द्रव्यवाचक, द्रव्य वो होते हैं जो लिक्विड्स, किसी धातु यानी कि पदार्थ आदि के बारे में बताते हैं। समूहवाचक वो है जिसमें एक ही वर्ड से हमें बहुत सारे व्यक्तियों का अनुभव हो जाता है। जैसे कि कक्षा, ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन हमें पता है कि उस कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं। झुंड, अब वो झुंड मधुमक्खियों का भी हो सकता है, मनुष्यों का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन हमें यह पता है कि उस झुंड में बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे प्राणी हैं। सेना, अब सेना एक वचन में लिखा गया है, लेकिन सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। गिरोह यानी कि डाकुओं का गिरोह भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई एक ही तो डाकू नहीं होता, गिरोह में बहुत सारे डाकू होते हैं। मंडली, भजन मंडली भी हो सकती है। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है। तो उस गुच्छा वर्ड में बहुत सारी चाबियों को, यानी कि ये जो शब्द हैं ये एक वचन होते हुए भी बहुवचन का एहसास दिलाते हैं। यानी कि हमें इन एक वचन के शब्द से पता चल जाता है कि इसमें बहुवचन से रिलेटेड व्यक्ति हैं, वस्तु हैं या फिर प्राणी हैं। एग्जाम्पल देखिए द्रव्यवाचक के, 1 लीटर दूध ले आओ। अब जो दूध है ये द्रव्यवाचक है, यानी कि लिक्विड है। बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेल रहे हैं। मिट्टी क्या है? हमारी धातु है, पदार्थ है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सारी हमारी। सोने के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। सोना क्या है? हमारा गोल्ड, मेटीरियल है ना, मेटल्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं जो हमारे, वो क्या है हमारे, वो भी हमारे द्रव्यवाचक में आते हैं। यानी कि जितनी भी धातु हैं, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, एल्युमिनियम, ये सब हमारी धातुएं हैं और ये हमारे द्रव्यवाचक में आएंगे। द्रव्य यानी कि लिक्विड, यानी कि पानी, दूध, दही, लस्सी, छाछ, घी, जितने भी लिक्विड्स हैं वो सब हमारे द्रव्यवाचक में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक शब्द है लेकिन हमें बहुवचन का एहसास दिलाता है। जैसे चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। अब उसमें बहुत सारी चाबियां हैं। संतों की मंडली भजन गा रही है। मंडली में यानी कि बहुत सारे होते हैं, कुछ बजाने वाले, कुछ गाने वाले, कुछ सामान मतलब पीछे से गाने वाले। तो मंडली में बहुत सारे व्यक्ति हो गए, संतों की बहुत सारे व्यक्ति हो गए, उसमें बहुत सारे संत हो गए। तो जब हमें समूहवाचक वो है जिसमें हमें किसी भी ऐसे शब्द का एहसास होता है जिसमें बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी वस्तुओं के या फिर बहुत सारे लोगों के होने का हमें एहसास होता है, अनुभव होता है। ठीक है, तो बच्चा ये था हमारा संज्ञा वाला चैप्टर। आई एम श्योर कि अब ये सारे पॉइंट्स एक बारी सुनने के बाद, समझने के बाद
आपको संज्ञा वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।